वेलकम डियर रोकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए 2023 की फिल्म डिकेड ऑफ द डेड की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के 10 साल के बाद, और अभी जो बच्चे कुछ लोग हैं वह दो पार्ट में बट गए हैं। एक खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते हैं तो दूसरे खुद को सोन जो कि ज़ॉम्बीज की पूजा करते हैं। फिर हम बेन को देखते हैं जो कि सर्वाइवलिस्ट है। वो अपनी बड़ी सी बोट पे होता है जिसमें उसके साथ ट्विटर और रिचल नाम की दो लड़कियां होती है। इनकी नज़र पड़ती है एक छोटी सी बोट पे जो कि इनकी ओर आ रही होती है। अब पहले तो बेन को लगता है कि हमारे ही लोग होंगे, पर उनके बोट पे लगे काले झंडे को देखकर वह समझ जाते हैं कि नहीं, ये तो स्वंस है, इससे तो हमें लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। बेन फिर जल्दी से अपनी लड़कियों को हथियार देकर छिप जाने के लिए कह देता है और खुद फिशिंग करने की एक्टिंग करने लगता है। तब सोन्स कहते हैं कि यहाँ की मछलियाँ भी दूषित हो चुकी है, अच्छा होगा तुम यहाँ की फिशिंग ना करो। इस तरह वह बातें करते हुए बेन की बोट के काफी नजदीक आ जाते हैं और बेन नोटिस करता है कि उन्होंने अपनी बोट पे एक गोरे लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है। और फिर वह जैसे बेन पे हमला करने वाले होते हैं तो ट्विटर जो कि पहले से पानी में छुपी हुई होती है उन पे हमला कर देती है। साथ ही बेन और रिजेल भी एक साथ उन पे हमला कर देते हैं, जिससे ये लोग उन सोन्स को मार गिराकर उस गोरे लड़के को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर इनको पता चलता है कि इस लड़के का नाम रेमी है। इन्होंने रेमी की जान बचाई तो रेमी के ग्रुप के लोगों ने इन्हें इनाम मिलने वाला होता है, इसलिए ये लोग जाते हैं फिर रेमी के आइलैंड पे। बेन रेमी के साथ आइलैंड पे थोड़े अंदर तक जाता है। वही ट्विटर और रिचल झाड़ियों में छुपी होती है ताकि अगर रेमी के लोग किसी तरह की होशियारी करे तो ये लोग उनको भून डाले। उधर से रेमी के ग्रुप के लोग भी हथियार के साथ आते हैं। इनके ग्रुप के मुखिया का नाम होता है जेम्स, जो कि आसानी से ट्विटर और रिचल को नोटिस कर लेता है और कहता है कि इस तरह चुप्पी करने की जरूरत नहीं है, चलो सामने आ जाओ, हमसे कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें। तो वह लोग सामने आ जाते हैं और फिर जेम्स रिचल को देखकर कहता है कि हम तो पहले भी मिल चुके हैं ना शायद। वो कहती है सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आपको पहचानती तक नहीं। पर वो कहता है कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा है, रुको याद करने दो मुझे। फिर वो अपने दिमाग में थोड़ा और ज्यादा जोर डालते हुए कहता है हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन की फोटो में देखा था स्टकी। वो आउटब्रेक के 2 साल के बाद यहाँ पर आई थी। उसका कुछ सामान अभी भी हमारे पास है, चाहो तो चलकर अपना इनाम और स्टेसी का सामान दोनों तुम लोग लेकर जा सकते हो। बेन और ट्विटर को यह सेफ नहीं लगता, मगर रिचल अपनी बहन के नाम से थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वह जाने को तैयार हो जाती है। अब क्या है ना, बेन उसको अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह और ट्विटर भी उसके साथ जाते हैं। और फिर एक दीवार को पार करने के बाद यह लोग फिर से कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक साइड में यह लोग फसल उगा रहे होते हैं तो दूसरे में फिशिंग कर रहे होते हैं। साथ ही बचने के लिए रम भी बनाते हैं, बिजली के लिए सोलर पैनल भी यूज करते हैं। खैर उसके बाद यह बेन का इनाम उसको दे देते हैं और रिचेल की बहन की चीजें भी उसको दे देते हैं, जिसमें से रिचेल को एक पेंडेंट मिलता है जो कि उसने ही अपनी बहन को गिफ्ट किया था। साथ में और भी काफी चीजें होती है और हाँ, एक फोटो होता है जिसमें दोनों बहनें साथ में होती है। यह सारी चीजें देखकर रिचेल काफी इमोशनल हो जाती है और जेम्स से पूछती है मेरी बहन के साथ फिर हुआ क्या था। तब वह बताता है कि लास्ट 2 साल पहले वो इस जगह को छोड़कर चली गई, यह कहते हुए कि मैं वापस जरूर आऊंगी। और तब दोस्तों रिचल साइड में जाकर रोने लग जाती है। ट्विटर उसको समझाती है कि देखो हम उसको ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। तो वह रोते हुए कहती है कि मेरी बहन जिंदा थी और मैंने उसे मरा हुआ मानकर ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। बेन को दोस्तों यह लोग अब भरोसे के लायक लगते हैं, इसलिए वह आज की रात इन्हीं के साथ गुजारने का डिसाइड करता है। यह लोग फिर साथ में मस्त खाते पीते हैं और एंजॉय करते हैं, मगर अगली सुबह ही धमाके की आवाज आती है। जेम्स बताता है कि लगता है सोन्स ने ब्लास्ट कर दिया है, हमारी दीवार तोड़ दी है उन्होंने, घुसपैठ आते ही होंगे, उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी, इसलिए सभी अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाओ। इसके बाद वह बेन और उसके साथियों के यही रहने को कह देता है कि देखो यह हमारी लड़ाई है, इसलिए तुम लोग आराम से यहाँ पर रुको। पर बेन को यह सही नहीं लगता। बेन और ट्विटर भी उनके साथ जाते हैं, पर रिचल यही रेमी के साथ रुकने का फैसला करती है। जिस साइड से ब्लास्ट की आवाज आती है ना दोस्तों, यह उसी ओर जाते हैं और देखते हैं कि काफी सारे ज़ॉम्बी जा रहे हैं। तो यह लोग छिप कर उन ज़ॉम्बीज पे फायर कर देते हैं, उनको मार डालते हैं। साथ ही इन्होंने कई सारे ट्रैप्स पे लगा के रखे होते हैं ऐसा ही सिचुएशन से बचने के लिए। तो वो ट्रिगर पुल करते हैं और एक वायर जमीन से निकलकर सामने आ जाती है बिल्कुल, जिससे टकराकर कई सारे ज़ॉम्बीज मरते हैं करंट लगने से। इधर रिचल को जेम्स के एक बॉक्स में कई सारे फोटोज मिलते हैं जिसमें उसकी बहन स्टैकी की फोटो भी होती है। और तब रेमी उसे बताता है कि जेम्स की वाइफ और स्टैकी के साथ साथ और भी कई सारे लोगों को सोन्स ने उठा के ले गए थे। वो आइलैंड में हर जगह है। दरअसल हमारी बस्ती बटी हुई है, एक साइड में वो रहते हैं और दूसरे में हम। यह सुनकर तो रिचल हैरान हो जाती है और कहती है तुम लोगों का दिमाग खराब है, जो सोन्स के साथ आइलैंड कौन सेंड करता है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर रेमी को खिड़की से हाथ घुसाकर दबोच देता है और तब रेमी टेबल पर रखे नाइफ को उठाकर उस ज़ॉम्बी के हाथ काट देता है और बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। इसके बाद वो रिचल को बताता है कि सोन्स का मुखिया ग्रीनर है और तुम्हारी बहन कोई अगवा नहीं हुई है, बल्कि वो ग्रीनर
कि सबसे वफादार है, उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सुनकर तो दोस्तों रिचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि यह सच नहीं हो सकता, मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी। तो रेमी कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें लोगों को ढूंढने के लिए निकला था, तुम बंटी हंटर्स हो, हमें इस मुसीबत से बचा सकती हो, पर मैं गलती से सोन्स के हाथ लग गया था। तभी दूसरा ज़ॉम्बी इन पे हमला कर देता है तो रिचल किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है, मगर रेमी ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाता है जो कि उसको नोच के खा जाते हैं। जेम्स अपने लोगों के साथ ज़ॉम्बीज को धीरे धीरे करके मार गिराता है। दोनों तरफ के कुछ लोग मारे जा रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी रिचल के पीछे तो हाथ धो के पड़ जाता है। उसे बचने के लिए रिचल झील में कूद जाती है तो उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी कूद पड़ता है और फिर बड़ी मुश्किल से वह चाकू निकालकर उस ज़ॉम्बी को स्टेप करके मार डालती है। इधर बेन और ट्विटर एक पुराने एयरप्लेन के अंदर जाते हैं गोला बारूद लाने के लिए। तभी एक ज़ॉम्बी ट्विटर को पीछे से उसके कंधे पर बाइट कर लेता है। बेन बिना वक्त गवाए इस ज़ॉम्बी को मार गिराता है। फिर वह ट्विटर से कहता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के बाद तुम कन्वर्ट हो जाओगी, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है तो तुम मेरे साथ कैंप चल रही हो, हमें इससे दवाई लगानी होगी बस। अब दोस्तों ट्विटर यह बात रिचल से छुपाने को कहती है कि उसे मत बताना और दोनों रिचल से मिलते हैं तो रिचल इन्हें बताती है कि पूरा आइलैंड सोन से भरा हुआ है। जेम्स को पहले से पता था कि मैं स्टकी की बहन हूँ और इन्होंने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाया। तब बेन जेम्स को कंफर्म करता है तो जेम्स बताता है कि दरअसल हमारी सोन्स के साथ एक डील चल रही थी जिसके तहत हम हर कुछ दिनों में उन्हें एक नॉर्मल इंसान सौंपते हैं, मगर लगता है कि वो इस डील को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बस्ती पर हमला करवाया। देखो तुम भले मुझे गलत समझो मगर यह भी याद रखना कि तुम लोग कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम लोग अभी तक जिंदा हो। इसका मतलब साफ है कि तुमने भी जिंदा रहने के लिए बहुत से पापड़ बेले होंगे, पर मेरा यकीन मानो मैं सच में सोन्स को रोकना चाहता हूँ, उस पागल ग्रीनर को मार डालना चाहता हूँ, पर हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। अब रिचल जेम्स का प्लान जानना चाहती है तो यह बताता है कि सोन्स की बस्ती में एक ऐसा एरिया है जिसे वह पैराडाइज करते हैं, वहीं पे वो डेड लोगों को रखते हैं। हम एरिया को उड़ा देंगे पूरा, पर इसके लिए हमें रिचल तुम्हें बेड की तरह यूज करना होगा, तुम्हारी बहन वहाँ की मुख्य पुजारन है। पर बेन इस सब पागलपन के लिए तैयार नहीं होता है और तब जेम्स और उसके लोग इसको बंदूक की नोक पर बड़े से लोहे के पिंजरे में डाल देते हैं और गले पर ताला लगा देते हैं। उसने उनके हथियार वगैरह सब छीन लिए होते हैं, जिससे बेन बड़े गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि छोड़ूंगा नहीं इनको। तो जेम्स उसको फिर समझाता है कि तुम अभी चिल्ला रहे हो ना, देखना कल तुम मेरा शुक्र अदा करोगे। फिर वह सारी सच्चाई बताता है कि मैं अपने जान पहचान के लोगों के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए यहाँ इस आइलैंड पे आया था। कुछ सालों के बाद एक आदमी भी आया जिसका नाम था ग्रीनर। उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, इसीलिए वह काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था। हमने उसे मूव ऑन करने को कहा पर अपनी फैमिली को खोने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और एक दिन उसने अपने आप को शूट कर लिया। हमने उसे बचा तो लिया पर वो कामों में चला गया था। हमारे साथ स्टकी भी रहती थी जो कि बहुत ही रिलीजियस और अच्छी लड़की थी। वो रोजाना ग्रीनर के सामने बाइबल पढ़ा करती थी और कुछ ही महीनों के बाद वह कोमा से बाहर निकल गया, पर अब तक उसका माइंडसेट काफ़ी बदल चुका था। उसने लगने लगा कि कोमा में भगवान ने उसको दर्शन दिए और मानव जाति का उद्धार करने को कहा। वो अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगा। उसके बाद इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते थे बिल्कुल भी, पर उसने स्टकी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि हम अपना खुद का परिवार बनाएंगे और यह भी कहा कि हम यहाँ से दूर जा रहे हैं, लेकिन इसी आइलैंड पे हमें भी इसमें कोई एतराज़ नहीं हुआ था तो हमने इजाज़त दे दी। पर पता है वहाँ उसने क्या किया? उन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ की पूजा शुरू कर दी और लगातार बच्चे पैदा किए। स्टकी की मदद से उनकी आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा हो गई, पर अब हमें यह सब खत्म करना है। फिर रात में दोस्तों जेम्स और उसके लोग पिंजरे में रिचल को सिर्फ बाहर निकालते हैं, उसके हाथ वगैरह बांध वह लेकर जाते हैं ग्रीनर के अड्डे पे जहाँ स्टेकी भी होती है और उन्हें बताते हैं कि देखो यह तुम्हारी बहन है, अगर तुम चाहती हो कि यह मरे ना जिंदा रहे तो कल सुबह हमारे 20 बोट बीच पर लौटा दो ताकि हम यहाँ से जा सके, वरना हम बम से तुम्हारी बहन को उड़ा देंगे। स्टकी इतने सालों के बाद अपनी बहन को देखकर खुश हो जाती है और जेम्स की शर्त मान भी लेती है, पर जैसे ही जेम्स जाने लग जाता है ना, वो लोग अचानक से उस पर हमला कर देते हैं, उसके हथियार छीन लेते हैं और रिचल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद वो जेम्स और उसके लोगों को भी बंदी बना देते हैं। फिर रिचल को उसकी सिस्टर समझाती है कि तुम भी हमारा एक हिस्सा बन जाओ, गॉड ने हमें एक राह दिखाई है, तुम भी उस पे हमारा साथ दो। फिर वह ज़ॉम्बी बनने के फायदे गिनवाती है कि देखो भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मरने का खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह घटना साइंस के सारे लोगों को तोड़ता है, यह सारे दुख दर्द से हमें आज़ादी देता है, ना काम करने की चिंता ना कुछ करने की। पर रिचल नहीं मानती, वो अपनी बहन को समझाती है कि यह पागलपन है, हम इंसान हैं, हमें हमारे फ्री दिल से रहने का हक है, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना होगा। इधर दोस्तों बेन के पिंजरे पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करने लग जाते हैं, मगर पिंजरा बंद होने की वजह से वह सेफ रहता है। तभी ट्विटर को एक ज़ॉम्बी के पास चाबी दिखाई देती है, वो पिंजरे में बने जाली की मदद से हाथ डालकर चाबी निकाल लेती है। फिर अगली सुबह हम रिचल और स्टकी को साथ में टहलते हुए देखते हैं, दोनों अभी भी अपना अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। रिचल कह रही होती है कि यह सब गलत है, तुम अपने होने वाले बच्चों को इस माहौल में कैसे पालोगे?
साल होगी तो स्टकी कहती है कि मैं तो अपने बच्चों को अनंत काल तक का तोहफा दे रही हूँ, वह हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दूसरी ओर सारे ज़ॉम्बीज़ के वहाँ जाने के बाद बेन और ट्विटर खुद को पिंजरे से आज़ाद कर लेते हैं, वह भी उस चाबी की मदद से। फिर वह जाते हैं जेम्स के घर पे, जहाँ पे उनको एक मैप मिलता है, वह भी ग्रीनर के अड्डे का। वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है उसकी भी हिंट दी होती है। फिर क्या दोस्तों, ये दोनों अपने तीसरे साथी को बचाने के लिए एक टनल से होते हुए ग्रीनर के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां कई सारे स्पीकर्स लगे होते हैं, जिस पे ग्रीनर अपना भाषण दे रहा होता है कि मैं कयामत के दिन तक जिंदा रहूंगा, जब तक ऊपर वाला खुद मुझको लेने के लिए धरती पर नहीं आता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। फिर ये दोनों रात होने तक छिपे रहते हैं और रात में जब पैराडाइज में सिक्योरिटी कम होती है तो यह दोनों चुपके चुपके एक एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डालते हैं। दूसरी ओर ग्रीनर जेम्स को अधमरा कर चुका होता है और उसके मेट को काट काट कर खा रहा होता है, वह भी अपनी फैमिली को खिलाता है। जेम्स कहता है कि इस तरह से मत करो, मुझे जान से मार दो, फिर आराम से खा लेना जितना खाना होगा। तो ग्रीनर कहता है कि नहीं, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी आत्मा चली जाएगी और तुम्हारा मांस जहर बन जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा ही रखूंगा। और कल सुबह जब इस ब्लेसिंग के 10 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं दुनिया को अपना एक निर्णय सुनाऊंगा। आज की शाम देवी देवताओं के नाम। और रिचेल तो यह सब देखकर ट्रोमा में चली जाती है, उससे यह एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तभी दोस्तों यह चीज बेन और ट्विटर छिपकर देख रहे होते हैं और यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वह खुल के सामने नहीं आ पाते। आखिर में ग्रीनर एक प्लेट में जेम्स के मांस का टुकड़ा काट के सर्व करता है और उसको देखकर रिचेल को वोमिट हो जाती है। इसके बाद ग्रीनर और स्टेकी मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं रिचेल को भी अमर बनाने के लिए। तभी यहाँ पे एक ट्विटर हमला कर देती है और रिचेल को यहाँ से भागने को कहती है। वही बेन एक ऐसे अजीब से आदमी के पास पहुँचता है जो कहता है कि प्लीज मेरे सर पे मत मारो। तो वो पूछता है कि तुम आखिर क्या चीज हो। वो बताता है कि मैं एक्लॉइड हूँ, मैं ऊपर उठने की तैयारी कर रहा हूँ, हम करते हैं, खाते हैं और ऐसे ही हमें जिंदगी मिलती है। यानी दोस्तों यह असल में ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, यानी अभी तक ट्विटर जो ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदली, इसका रीजन यही था कि उसने एक ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि एक एक्लॉइड ने काटा था। तभी वह एक्लॉइड बेन पे हमला करता है तो बेन भी उसके सर पर वार करके उसके जान से मार डालता है। इसके बाद वह रिचेल से मिलता है जो काफ़ी डरी हुई होती है। वो कहती है कि ग्रीनर के साथी हर जगह है, पर बेन उसे हौसला देता है। और दूसरी ओर ट्विटर के पेट में दोस्तों गोली लगी होती है, मगर फिर भी वह हार नहीं मान रही थी, बल्कि ग्रीनर के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाती है। आखिर में वह पैराडाइज तक पहुंच जाती है, जहां पे असल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वहीं पर वह बॉम्ब निकालती है और तभी वहां पे बेन और रिचेल आ जाते हैं। बेन उसको बताना चाहता है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम्हें जिसने काटा है वह एक ज़ॉम्बी नहीं था, मगर ट्विटर उसकी बात नहीं सुन पाती। वह पिन निकालकर वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ वह खुद भी मर जाती है। पर हाँ, ग्रीनर और स्टकी बच गए होते हैं। बेन और रिचेल फिर उस टावर में घुस जाते हैं जहाँ ग्रीनर रेडियो पे अपने आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा होता है और तभी अचानक रिचेल उसे मारने के लिए आ जाती है। तो वह गुस्से में रिचेल को भी मारने लगता है, पर यह चीज उसकी बहन से देखी नहीं जाती और वह पीछे से अपने ही पति पे वार कर देती है। आखिर में उसे बेन शूट करने वाला होता है, पर ग्रीनर के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता। वो कहता है कि मार लो गोली, मुझे कुछ नहीं होगा, पर बेन निशाना लगाता है सीधे उसके सर पे, जिससे ग्रीनर गिड़गिड़ाने लग जाता है कि नहीं, सर पर वार मत करो। पर वह सीधा गोली मारता है और